चलो, let us start doing some extra questions now. Yes, write down a lens X. A lens X has a focal length of 20 centimeter and lens Y. A lens X has a focal length of 20 centimeter and lens Y has a focal length of 40 centimeter. Which lens you will select to obtain? Which lens will you select to obtain more convergent beam of light? To obtain, which lens will you prefer to obtain more convergent beam of light? More convergent beam of light. A lens X has focal length 20 centimeter, ये लिखा हुआ है, and Y has a focal length of 40 centimeter. Which lens will you prefer to obtain more convergent beam of light? Yes, any guesses? क्या करेंगे इसमें फाइंड हम? क्या फाइंड करना चाहिए जिसकी उसकी कन्वर्जिंग पावर पता चल जाए लेंस की? उसकी पावर निकालेंगे. कन्वर्जिंग पावर मींस पावर निकालेंगे. एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड पावर. ठीक है रिद्धि, लोअर योर हैंड. तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? कुणाल, क्या फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का? 1/f. यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम इसको 100/f लिख लेते हैं. कहने का मतलब ये है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. तो किसकी पावर ज्यादा होगी? जिसकी फोकल लेंथ कम होगी. सो एक्स लेंस वी विल प्रेफर. इसकी फोकल लेंथ कम है, सो वी विल प्रेफर एक्स लेंस. इट विल हैव मोर कन्वर्जिंग पावर. जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर और ज्यादा होती है. इसका मतलब देखने में जो थिन लेंस होता है ना उसकी पावर ज्यादा होती है, और जो थिक लेंस होता है उसकी पावर कम होती है. देखने में आपको लगता है कि ये बड़ा लेंस है, बड़ा नहीं होता वो. राइट. नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. आई रीड आउट द स्टेटमेंट, आप मुझे आंसर बताओगे इसके. A highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it. You are already familiar with laws of reflection of light. First is angle of incidence is equal to angle of reflection. Second is incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. These laws are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces. You are familiar with formation of image by a plane mirror. What are the properties of the image? Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. Size of image is equal to that of object. Image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. Further, the image is laterally inverted. So these are given things. Questions अब first है इसका. A mirror is, options are a highly polished surface which reflects light. B part, any surface which reflects light. C part, a surface which refracts light. And D part, none of these. A part, that is correct. A part, it is a highly polished surface that reflects light. सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एनी सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट. तो एनी सरफेस, अब जैसे इस पे हम थोड़ी लाइट थ्रो करेंगे कबर्ड के ऊपर तो लाइट थोड़ी सी वापस तो आएगी, पर मिरर जैसी रिफ्लेक्शन नहीं होगी. तो हाईली पॉलिश्ड होता है मिरर, इसलिए हम उसको यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए. एक्सपेरिमेंट्स के लिए मिरर ही यूज करते हैं, कबर्ड क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये हाईली पॉलिश्ड नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट. ए पार्ट है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट. ये कौन सा लॉ है? पहली ऑप्शन है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नहीं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट रेशो. ये तो स्नेल्स लॉ है, ये तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये तो नहीं है. बी पार्ट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये तो होता है एक लॉ.
अभी हमने पढ़ा भी है पैराग्राफ में। सी है अ मिरर कॉज राइट लेफ्ट इन्वर्जन, डी पार्ट नन ऑफ दीज। ठीक है, मिरर जो है वो राइट लेफ्ट इन्वर्जन क्रिएट करता है, लेटरल इन्वर्जन, पर वो लॉ नहीं है, वो तो उसकी करेक्टरिस्टिक है। तो बी पार्ट इज करेक्ट। उसमें उन्होंने वो वाला लॉ नहीं दिया चलो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर उन्होंने दूसरा लॉ कहा है, वो तो एक करेक्ट ही है ना हमारा, तो बी पार्ट इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, ऑप्शंस आर रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की है ना हमने इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की बिल्कुल बिगिनिंग में। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड। These are all the characteristics of image formed by plane mirror. Fourth है the image formed by plane mirror is, options are bigger than the object, smaller than the object, same size as that of object, depends upon size of the mirror. Same size as the object. Last है in a plane mirror image is formed in front of the mirror, behind the mirror, in the mirror, none of these. कहां बनती है इमेज? याद है हमने इमेज बनाई थी प्लेन मिरर की, ये प्लेन मिरर रखा था, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी थी। फॉर एग्जाम्पल वी केप्ट अ कैंडल, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी रेज जा रही है, फुट से भी जा रही है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है, और एक रे हमने किसी एंगल पे ली है, उतने ही एंगल से टर्न कर दो, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। सो व्हेन वी जॉइन ऑल ऑफ देम बैकवर्ड्स, then here the image is formed and it is of the same size and it is behind the mirror. So this is image formation by plane mirror. तो image कहाँ पे बनती है? Behind the mirror बनती है। It is formed behind the mirror. Clear है ये पैराग्राफ? Next पैराग्राफ पढ़ते हैं। Consider two coils wound on the same core. एक ही कोर पे 2 coils wound किए गए हैं। When current is passed through one coil, galvanometer in the other coil shows deflection. क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? एक में करंट चेंज कर रहे हैं, दूसरे का डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। चेंज एक में हो रहा है और करंट इंड्यूस करंट दूसरे में प्रोड्यूस हो रहा है। यस हर्षिका? म्यूचुअल इंडक्शन। यस, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब एक कॉइल के केस में हम इसको EMI कहते हैं, 2 कॉइल्स के केस में हम इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, राइट? तो आगे दिया है दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेनेवर करंट थ्रू कॉइल 1 इज चेंजिंग, मींस स्टार्टिंग और स्टॉपिंग। कॉइल 1 is called primary coil, coil 2 is called secondary coil. As current in first coil changes, magnetic field associated with it also changes. आप कहोगे कि ये कैसे हुआ? एक में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे में करंट चेंज हो रहा है, जबकि हमने तो EMI की डेफिनेशन ये की थी कि whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then induced current is produced. या फिर एक और डेफिनेशन की थी when magnetic flux of a coil changes, then induced current is produced in it. हमने यही डेफिनेशन की थी। वहां तो हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे थे, यहाँ करंट चेंज की बात कर रहे हैं। देखो आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब करंट फ्लो करेगा किसी कॉइल में से, उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो अगर करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो चेंजिंग। तो इस तरह से हम रिलेट करते हैं, वो वही बात है। करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रही है, एक ही बात है ये, राइट? सो magnetic field lines around secondary coil also change. Hence, change in magnetic field lines associated with secondary coil is the cause of induced electric current in it. This process by which changing magnetic field induces current in another conductor is called electromagnetic induction. In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing magnetic field around it.
It is convenient in most situations to move the coil in the magnetic field. Induced current is also found to be highest when direction of motion of coil is at right angles to magnetic field. So in this situation we can use a simple rule to know the direction of induced current. वो कौन सा रूल है? Fleming's right hand rule. उसकी स्टेटमेंट दी है इन्होंने. Stretch the thumb, forefinger, middle finger of your right hand so that they are mutually perpendicular. If forefinger indicates magnetic field, thumb shows direction of motion, then middle finger will show the direction of induced current. This simple rule is called Fleming's right hand rule. ये paragraph given है. अब questions हैं. What happens to the reading of galvanometer when a current is passed through coil 1? Options are does not deflect, it deflects, it vibrates, none of these. रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब कॉइल 1 में से करंट पास करेंगे तो दूसरे कॉइल के गैल्वेनोमीटर में क्या चेंज होगा? दे आर आस्किंग. इट डज नॉट डिफ्लेक्ट, इट डिफ्लेक्ट्स, इट वाइब्रेट्स, नन ऑफ दिस. क्या आएगा? इट डिफ्लेक्ट्स. उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो वो डिफ्लेक्ट होगी उसकी नीडल. यस रिद्धि, व्हाट डू यू वांट टू से? आंसर देना था मैम. ओके, देना था. आप सेकंड बताओ. What happens in the coil 2 when current is passed in coil 1? Options are nothing. EMF is induced. EMF increases then decreases. None of these. अब वो कह रहे हैं कि coil, what happens in coil 2 when current is passed in coil 1? तो क्या EMF प्रोड्यूस होगी कि nothing will happen या EMF first increases then decreases या none of these? हाँ जी बताओ रिद्धि, क्या आंसर होगा? मैम बी ऑप्शन. यस, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. ठीक है, पहले में उन्होंने कह दिया गैल्वेनोमीटर वाइब्रेट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और दूसरे में बोल दिया कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? वही उसकी स्टेटमेंट वाली ऑप्शन में बोल रही हूं. अ प्रोसेस in which a current carrying wire experiences force when placed in a magnetic field. क्या ये है या फिर ये है? A process in which EMF is induced in a coil. बाकी दो नहीं मैं बोल रही है, जो दो लग रही हैं कंफ्यूजिंग, इनमें से बताइए क्या है? बताओ. A process in which induced EMF is induced in a coil या फिर it is a process in which current carrying wire experiences force when placed in a magnetic field. दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? करंट कैरिंग वाली. गलत है, ये तो मोटर का प्रिंसिपल है. यहां पे फोर्स नहीं प्रोड्यूस होता, वो मोटर में होता है कि जब हम कॉइल में करंट पास करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, टॉर्क एक्ट करती है जिससे वो रोटेट होता है. वो मोटर का प्रिंसिपल है, उसको हम EMI नहीं कहते. EMI ये वाला आएगा, प्रोसेस इन विच EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल. इसमें EMF प्रोड्यूस होती है ना, इसमें करंट इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, उसको हम EMI कहते हैं. प्लीज इस चीज को क्लियर कर लीजिए, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. हमने मोटर की वर्किंग अभी लास्ट वीक मैंने आपको पूरी रिवाइज करवाई है, 10th AB को भी, CD को भी. फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस. Options are Fleming's left hand rule, right hand rule, right hand thumb rule, none of these. Which rule is used here? Which rule gives the direction of induced current? Options बोल दी हैं मैंने, बताइए क्या आंसर है? अनन्या. अरे रिपीट. Name the rule which gives the direction of induced potential difference. इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट एक ही बात है. ठीक है, तो कौन सा रूल दे रहा है डायरेक्शन? ऑप्शंस आर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल या नन ऑफ दिस. हाँ क्या, कौन सा? मैक्सवेल का कि फ्लेमिंग का? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसकी पूरी स्टेटमेंट गिवन है, हमने अभी पढ़ी है. ठीक है, तो दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल तो हम मोटर में यूज करते हैं. ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल
is used to explain the working of motor. Last question, induced current is found to be highest when direction of motion of coil is at right angles to magnetic field, it is parallel to magnetic field, anti-parallel to magnetic field, or none of these. ये पैराग्राफ में दिया भी हुआ था कि when the direction of motion of the coil is at right angles to the direction of magnetic field. इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे देती हूँ. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, ये होता है फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. हमने बोला ना कि जब फ्लक्स चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा. सो आई राइट इट हियर. ये फ्लक्स का सिंबल है, जस्ट और कुछ नहीं है, फ्लक्स है. ये फ्लक्स का सिंबल है फाई. तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है. जब फ्लक्स चेंज होती है, हम मूव करते हैं मैग्नेट को, नंबर ऑफ लाइंस चेंज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. ठीक है. तो जब हम मैग्नेट को उसकी पास लेके आते हैं, ज्यादा लाइंस एंटर करती हैं, हम कहते हैं फ्लक्स इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ. जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाते हैं, लाइंस उसमें से बाहर चली जाती हैं, हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ. कहने का मतलब जब भी फ्लक्स चेंज हो तब इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होता है. ईएमएफ क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज, आपको पता ही है. ठीक है. तो ये जो फ्लक्स है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया और इनटू कॉस थीटा. मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉस थीटा पे डिपेंड करती है, जहां पे थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉइल, अ नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल. तो अब देखो 0 डिग्री के लिए cos 0 होता है, 1 होता है, जो मैक्सिमम होता है. अगर 90 डिग्री एंगल हुआ तो वो तो cos 90 तो 0 हो जाएगा. तो उसके बेसिस पे हम फिर फॉर्मूला यूज करके फिर ये बताते हैं. वैसे ये पैराग्राफ में गिवन है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज नॉट इन योर सिलेबस. तो इसकी टेंशन मत लीजिए, ये नहीं लर्न करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा वो पैराग्राफ में से मिल जाएगा जैसे इन्होंने दिया हो. सो इंड्यूस्ड करंट, वैसे आप नोट कर लो, इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड. तब इंड्यूस करंट मैक्सिमम होगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी उस टाइम पे, या वैसे नोट कर लो. ठीक है. तो इस तरह से ये केस स्टडी क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के आप कह लो क्वेश्चंस हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते. चलिए एक और करते हैं. अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called a solenoid. solenoid पता है ना किसको कहते हैं? लॉन्ग स्प्रिंग को कहते हैं. एक लॉन्ग कॉइल को हम solenoid कहते हैं, और इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम बना चुके हैं. तो when a solenoid carries current, it carries current, then magnetic field is generated around it just like a bar magnet. इनसाइड बिल्कुल पैरेलल होती हैं लाइंस. इस तरह से. ठीक है. ये एंड जहां से करंट क्लॉकवाइज जाता है वो नॉर्थ होता है, दूसरा एंड साउथ नॉर्थ बन जाता है. तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस बना लो. साउथ से अंदर, नॉर्थ से बाहर, ये दिया हुआ है. सेम एज दैट ड्यू टू बार मैग्नेट, वही पैटर्न है. क्वेश्चन क्या है? द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अराउंड सोलिनॉइड इज गिवन. वन एंड ऑफ सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, other behaves as south pole. Field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that magnetic field is same at all points inside the solenoid. ये हम already discuss कर चुके हैं कि inside uniform field होता है, outside non uniform field होता है. That is, the field is uniform inside. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet
so formed is called an electromagnet. तो इस सोलिनॉइड के अंदर, इस कॉइल के अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख दें तो ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ऐसे ही होता है ना, अगर हम अकेला खाली कॉइल ले लें, उसमें से करंट पास करें तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पर अगर हम उसके टर्न्स के बीच में एक आयरन रॉड भी रख दें, आयरन रॉड के ऊपर कॉइल वाइंड करके करंट पास करें, उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। तो अब क्वेश्चंस हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन अ सोलिनॉइड? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? ऑप्शंस आर मैकेनिकल टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैग्नेटिक टू मैकेनिकल। बताइए। इलेक्ट्रिकल टू, सी नहीं बी होगा, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। हमने करंट पास किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, उसको उन्होंने मैग्नेटिक एनर्जी बोला, तो हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलेंगे, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। सो बी पार्ट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन if a soft iron bar is placed inside the solenoid? Options are, bar will be electrocuted, resulted in a short circuit. The bar will be magnetized as long as there is current in the circuit. The bar will be magnetized permanently. The bar will not be affected by any means. Yes, Samriddhi, आप बताओ। Ma'am, B option. Yes, B it will option get, will be correct. Bar will be magnetized as long as there is current in the circuit, means electromagnet। उन्होंने लिखा है ना उसमें, पर वहां क्वेश्चन में आंसर लैंग्वेज कोई और यूज कर ली। मतलब उतनी देर वो कहते हैं मैग्नेटाइज रहेगा जितनी देर करंट पास करेगा, मतलब कि वो टेम्पररी होगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। ठीक है, तो बी पार्ट है, इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपको मीनिंग पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वैसे मीनिंग गिवन है उसमें। थर्ड क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ एनी शेप। क्या होगा इसका आंसर? वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट, और व्हाट? हर्षिका आप बताओ। बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इनसाइड क्या आउटसाइड भी इसका फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा है, तो बार मैग्नेट कहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the field lines inside the solenoid are in the form of concentric circles, parallel straight lines, some concentric, some straight, none of these। मनप्रीत आप बताइए इसका आंसर। Are you listening? भी बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सुयश क्या क्वेश्चन है? द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड are in the form of concentric circles, parallel straight lines, some straight, some concentric, none of these। ये तो दिख ही रहा है आपके सामने बना है, क्या है? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसके अंदर इनसाइड आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना मनप्रीत, दिख रहे हैं तुम्हें? स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, तो फिर क्यों नहीं बोले? तो इसका आंसर है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, डायग्राम गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, when a soft iron rod is inserted inside a solenoid, options are, it becomes magnetized, nothing happens to it, field due to solenoid decreases, none of the above। क्या होगा? it becomes magnetized। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो सी ऑप्शन से कि फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड डिक्रीजेस। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड पे इफेक्ट तो पड़ेगा, आयरन रॉड उसके अंदर रख दी हमने, पर वो डिक्रीजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो गलत है। अगर फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड इंक्रीजेस लिखते फिर आप डबल माइंडेड हो जाते, पर ऐसा तो होगा नहीं, एक ही आंसर करेक्ट है, तो उन्होंने वो डिक्रीजेस लिखा है, इसका मतलब वो गलत है।
तो इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। वही इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं कि एक आयरन नीडल है, उसके ऊपर हमने कॉइल वाइंड किया, करंट पास किया, तो आयरन रॉड पे क्या इफेक्ट होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये तो आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, है ना। सो दिस वाज केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। अब हम एक जनरल क्वेश्चन करते हैं, नॉट केस स्टडी टाइप, अ जनरल क्वेश्चन। चलिए, बस ये दिया हुआ है, a beam of white light falling on a glass prism gets split up into 7 colors marked 1 to 7 as shown। ठीक है, A part है the color at position marked 3 and 5 are similar to color of sky and color of gold metal respectively। Is the above statement made by the student correct or incorrect? उन्होंने कहा है कि कलर जो 3 और 5 पे हैं वो कलर ऑफ स्काई और कलर ऑफ गोल्ड मेटल हैं, एक स्टूडेंट ने बोला। तो क्या उसकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है? कौन बताएगा ये क्या होते हैं? यहां से शुरू करते हैं, विबग्योर, है ना। उन्होंने कहा 3 पे कौन सा है? कलर ऑफ स्काई है, और 5 पे कलर ऑफ गोल्ड मेटल है। ये उल्टा हो गया, है ना। तो स्टूडेंट की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसने वैसे कलर तो ठीक आइडेंटिफाई किया पर ऑर्डर उल्टा कर दिया। तो 3 पे कलर ऑफ स्काई नहीं है, गोल्ड मेटल का कलर है, येलो कलर, और 5th नंबर पे ब्लू कलर है जो कि स्काई का कलर है। तो उसकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका बी पार्ट है, which of the above shown positions correspond approximately to the color of? A part brinjal, B part danger signal, और नील which is applied to clothes, and orange, एक ऑरेंज का कलर। चलो आप बताओ, फर्स्ट ब्रिंजल का कलर कौन सा? 7 नंबर, ठीक है, नंबर लिखने हैं आपने। तो वो वॉयलेट कलर होता है, ब्रिंजल का नंबर 7 पे आएगा। हरमिंदर सेकंड पार्ट, डेंजर सिग्नल्स कौन से कलर के होते हैं? रेड। तो रेड कौन सा नंबर पे है? 1 नंबर रेड कलर है, ठीक है। अब है प्रियांशु, नील का बताइए कौन सा कलर? ग्रीन होता है नील। 5 नंबर ब्लू कलर का नील होता है ना। अच्छा, ऑरेंज, ऑरेंज तो ऑरेंज ही लिखा हुआ है, नंबर 2। ऑरेंज जो है वो नंबर 2 पे। सो इट इज सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? क्लियर है ये? अच्छा, आपको पता है कि व्हाइट क्लोथ्स को नील जो है वो क्यों अप्लाई करते हैं? कौन बताएगा? व्हाइट क्लोथ्स को नील क्यों अप्लाई करना पड़ता है? कोई और कलर क्यों नहीं, नील क्यों देते हैं उसको? हाँ चलो, हरमिंदर को आता है, बताओ। बता रहा है कुछ, हाँ बोलो। व्हाट? याद क्या करना है इसमें, जो पता है वो बोल दो। स्काई का, एनीबॉडी? ब्लू कलर ही क्यों देते हैं उनको व्हाइट करने के लिए? कोई और कलर क्यों नहीं? वॉयलेट क्यों नहीं, या फिर इंडिगो क्यों नहीं, ब्लू क्यों देते हैं? हाँ जी, रेड कलर क्यों नहीं करते, मतलब येलो कलर क्यों नहीं करते, यही क्यों करते हैं? जबकि हमें पता है कि व्हाइट जो कलर है वो तो 7 कलर से, 7 के 7 कलर से मिलके बना हुआ है।
तो फिर उनको ब्राइट करने के लिए ब्लू कलर क्यों यूज करते हैं? यस, एनीबडी फ्रॉम हियर? पता है किसी को? ओके, आई टेल यू, देखो जो सनलाइट होती है उसमें बाकी सारे कलर लार्ज क्वांटिटीज में होते हैं, ब्लू कलर कम होता है क्योंकि स्काई में स्कैटर्ड होता है, वो लीस्ट मतलब मैक्सिमम स्कैटर्ड कलर है, आपको पता है, सबसे ज्यादा वही स्कैटर हो जाता है। तो व्हाइट लाइट में, वो सनलाइट में कलर कम होता है, तो अगर हम अपने व्हाइट क्लोथ उसमें सुखाने के लिए रखेंगे तो वो इतने ब्राइट नहीं होंगे, पूरे व्हाइट नहीं होंगे, थोड़ी येलोइश हो जाएंगे। अगर हम पहले से उनको ब्लू सॉल्यूशन में से पास करके उसमें रखेंगे तो अब ब्लू कलर जो डेफिशिएंट था वो भी ऐड हो जाएगा। अब वो 7 के 7 कलर्स उसको मिलेंगे और वो बिल्कुल ब्राइट व्हाइट हो जाएगा, ये रीजन है। ठीक है, तो वो बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आपको पता है कि एक सिंगल प्रिज्म रखें हम धूप में, सनलाइट में, व्हाइट लाइट में, तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। आप ऐसे करके देखोगे ना धूप में प्रिज्म, आपको 7 कलर दिखेंगे भी, कुछ कलरफुल पैटर्न दिखेगा। अगर हम ग्लास स्लैब देखते हैं तो उसको धूप में रख दें, उसमें से 7 कलर नहीं निकलते हैं। वो क्यों? वो भी ग्लास का बना हुआ है प्रिज्म, स्लैब भी ग्लास की बनी हुई है, तो उसमें से हमें धूप में रखने पे 7 कलर नहीं दिखेंगे कभी भी। उसका रीजन रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन तो प्रिज्म में से भी होती है। हाँ, उसके अंदर क्या? अच्छा, बोल तो सकते हो तुम, बोलो। यस, ईशा इज सेइंग समथिंग। हाँ ईशा, मैम बोलो। एक ग्लास लैब होता है, वो एक तरह का 2 प्रिज्म्स होते हैं। यस, वेरी एक गुड। एक ग्लास स्लैब को अगर आप 2 प्रिज्म जोड़ दो ना, तो इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दोस 2 प्रिज्म। एक मिनट बैठो बैठो बैठो, मेरे को बात खत्म करने दो। तो वो 2 प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, एक स्प्लिट करेगा, दूसरा उनको दोबारा से कंबाइन कर देता है। तो 1 glass slab is equivalent to 2 glass prisms connected in that manner. So it recombines light, those 7 colors into white light back. तो ये एक बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट?